गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से राम राम। ठीक है, और बहुत बहुत घर वालों को बधाई। हमारा जो कक्षा 12 का एग्रीकल्चर का जो लेसन चल रहा था प्रथम, उसमें हम पढ़ रहे थे पादप प्रजनन की क्रियाएं। पादप प्रजनन की क्रियाएं में हमारे पास यानी इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम कौन कौन सी क्रियाएं या कौन कौन से ऐसे चरण हैं कि जिन चरणों से गुजरने के पश्चात हमें क्या होता है या हमारे जो वैज्ञानिक है उनको एक उन्नत किस्म का बीज प्राप्त होता है। तो उस बीज को प्राप्त करने के लिए वो वैज्ञानिक किस किस चरण से गुजरना पड़ता है उनको, या क्या क्या वो प्रयोग करते हैं, उन क्रियाओं का जो चरण है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्रियाओं का जो चरण है उस चरण में हमारे पास इसके मुख्य पॉइंट हैं 5। कितने पॉइंट हैं? 5। पहला हमारे पास का पॉइंट आता है विविधताओं का उत्पादन। क्या आता है? विविधताओं का उत्पादन। ध्यान से समझना है यहां पर। विविधता का उत्पादन, ठीक है, यानी हम एक बीज में कैसे कैसे विभिन्नता उत्पन्न कर सकते हैं, या किसी फसली पादप में या जंगली पादप में किस प्रकार से हम क्या विभिन्नता उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो इसका पॉइंट है, ठीक है, वो है चयन। क्या है? चयन करना। तीसरा हमारे पास इसका जो पॉइंट है वो है मूल्यांकन। कल इसके बारे में पढ़ चुके थे हम, आज इसके बारे में सब में विस्तार से हम पढ़ेंगे। ठीक है, मूल्यांकन। चौथा हमारे पास का जो चरण है वो है गुणन। क्या है? गुणन। और पांचवा हमारे पास इसका जो पॉइंट है वो है वितरण। ये 5 पॉइंट है कि हमें पादप प्रजनन की क्रिया के लिए कौन कौन सी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। उनके लिए हमारे पास पहला पॉइंट है विविधताओं का उत्पादन, चयन करना, मूल्यांकन, गुणन एवं वितरण। इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है विविधताओं का उत्पादन। देखो, विविधताओं का उत्पादन होता है, उसके हमारे पास कुल कितने 7 चरण हैं। क्या है? कितने चरण? 7। यानी हम किसी पादप की प्रजाति है या किसी फसली पादप की प्रजाति है, उस फसली पादप की प्रजाति में किस किस प्रकार से हम उसमें विविधता या भिन्नता उत्पन्न कर सकते हैं। तो हमारे पास भिन्नता या विविधता उत्पन्न करने के कुल कितने चरण हैं? 7 चरण हैं। क्या है? 7 चरण। तो उन 7 चरणों के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो इनमें 4 चरणों को मिटा देता हूँ, और पहला हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा आज का, क्या है? विविधताओं का उत्पादन। ठीक है, विविधताओं के उत्पादन में हमारे पास इसका जो पहला भाग है, क्या है? पहला भाग है, उसका नाम है ग्रामेन। ये पॉइंट है, देखो ध्यान से समझना क्या है ग्रामीण। मैं बता रहा हूं यहां पर, हम मानव हैं, कोई भी मानव है, मान लेना हमारे पास, आपको इतना तो मैं पहले बता देता हूं कि जो भी हम फसली पादप उगा रहे हैं, फसल वाले पादप, वो सब पादप जंगली प्रजातियों से क्या हुए हैं? हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पहले ऐसा नहीं है कि जैसे हम गोभी उगाते हैं, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, तो ये ऐसे कैसे नहीं थी, इनके कई चरण थे। जंगली गोभी से क्या हुआ है? हमें फूल गोभी, पत्ता गोभी का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो सब में ही हम क्या करते हैं कि जंगली प्रजाति होती है, उस जंगली प्रजाति को हम क्या करते हैं? खेती के लिए उगाते हैं, और खेती के लिए उगाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? ग्रामीण तकनीकी। ठीक है, यानी मानव के द्वारा जंगली प्रजाति को खेती के लिए उगाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? ग्रामीण। यहाँ ध्यान से समझना, इसके आगे भाग चरण है, पहले यहाँ हम परिभाषाएं लिखेंगे एक एक, इन चारों चरणों के बारे में फिर सबकी हम क्या पढ़ेंगे? सेव्या क्या पढ़ेंगे।
तो हमारे पास ग्रामीण का मतलब क्या हो गया कि मानव के द्वारा किसी जंगली प्रजाति को खेती के लिए उगाने की या कृषि करने के लिए या फसली प्रजाति को उगाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? ग्रामीण तकनीकी। ग्रामीण तकनीकी है वो पादप प्रजनन की सबसे प्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विधि है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि जब हमारे पास जंगली प्रजाति ही नहीं रहेगी तो हमें किसी प्रकार का कोई फसली पादप प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखेंगे, तो यहाँ लिखो ग्रामीण की, मानव द्वारा किसी जंगली प्रजाति है कोई मान लेना हमारे पास, ठीक है ना। जंगली गोभी का नाम सुना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? काली गोभी बोलते हैं, नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो जंगली प्रजाति को कृषि के लिए या खेती के लिए उगाने की प्रक्रिया या बोने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्रामीण तकनीकी या ग्रामीण विधि कहा जाता है। समझ गए होंगे? किसी जंगली प्रजाति को खेती के लिए उगाना ही क्या कहलाता है? ठीक है ना, ग्रामीण तकनीकी। ये क्या है? पादप प्रजनन की पादप प्रजनन की सबसे प्रथम विधि है। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे? जंगली प्रजातियों को उगाएंगे। दूसरी बात है हमारा इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है जनन द्रव्य का संग्रहण। जनन द्रव्य का संग्रहण। यहां ध्यान देने की बात है, संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या होता है? संग्रहण। क्योंकि हमारे इसी लेसन में एक नाम आएगा संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा और संग्रहण का मतलब क्या होता है? इकट्ठा। तो अब यहाँ पर देखो सीधी सी बात है, जनन द्रव्य का। आप जनन द्रव्य जानते हो क्या होता है? मैं बता दूं, इधर देखो, हमारे पास एक कोशिका है। क्या है? कोशिका है। इस कोशिका में ये क्या है? केंद्रक है। क्या है? केंद्रक। केंद्रक की झिल्ली और कोशिका की झिल्ली के बीच में यहाँ पर जो पदार्थ भरा होता है वो क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य। क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य। और इस केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है वो कौन सा होता है? केंद्रक द्रव्य। ठीक है, अब केंद्रक द्रव्य होता है वो जनन द्रव्य के साथ, यानी हमारे पास जीव द्रव्य उसको मिलाकर दिखते हैं तो क्या आ जाता है? जनन द्रव्य। यानी वह संरचना जिसमें जीन संरचना, गुणसूत्र, डीएनए आदि पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है? जनन द्रव्य संरक्षण। ठीक है, संग्रह। तो हम यहाँ पर इस विविधता में जो दूसरा पॉइंट है उसमें ये करते हैं कि हमारे पास चाहे से कोई फसली प्रजाति हो, यानी खेतों में उगाने वाली, गेहूं की है, जो की है, जो भी, या फिर हमारे पास कोई जंगली प्रजाति है, उस जंगली प्रजाति का या खेती वाली प्रजाति का जो भी जनन द्रव्य है उस जनन द्रव्य को हम क्या करते हैं? निकाल लेते हैं, और निकाल कर हम इकट्ठा करते हैं तो क्या कहलाता है? जनन द्रव्य संग्रहण। और उस जनन द्रव्य संग्रहण से हम क्या करते हैं? फिर किसी जीव में विविधता उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो
किसी जंगली प्रजाति अथवा फसल प्रजाति के जनन द्रव्य को निकालकर संग्रहित या इकट्ठा कर लिया जाता है। संग्रहण कर लिया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? जनन द्रव्य संग्रहण। और यदि हम जनन द्रव्य संग्रहण कर लेते हैं तो हमारे पास क्या है, किसी जीव में हम कैसी भी विविधता उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, कर लिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जनन द्रव्य संग्रहण। इस जनन द्रव्य संग्रहण से हम क्या कहते हैं? किसी भी प्रजाति में हम किसी प्रकार का जनन द्रव्य का क्या कर सकते हैं? काट छांट हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है पादप पुरस्थापन। क्या है? पादप पुरस्थापन। इन सब के बारे में हम सह व्याख्या पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं केवल तुम्हें हेडिंग बता रहा हूँ, पादप पुरस्थापन। पादप पुरस्थापन का मतलब होता है, या ध्यान से समझना, ठीक है, हमारे पास ये कोई एक क्षेत्र है, एरिया है, ध्यान समझना। यहाँ पर ये कोई हमारे पास खेत है या कोई भूखंड है। इस भूखंड में आज से पहले कभी कोई प्रजाति उगी नहीं थी। क्या है? किसी भी प्रकार की कोई फसली प्रजाति या जंगली प्रजाति है जो यहाँ पर नहीं उगती है। समझ गए मेरी बात? यहाँ पर हमारे पास मान लेना ये मक्का नहीं उग रहा था। मान लिया क्या कि इस स्थान पर मक्का नहीं उगता था। मक्का के अलावा अन्य प्रजातियां यहाँ पर क्या होती थी? उग जाती थी। ठीक है, कौन सी प्रजाति नहीं उगती थी? मक्का प्रजाति नहीं उगती थी। तो इस मक्का प्रजाति को इस नए उगने वाले स्थान पर उगाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पादप पुरस्थापन। समझ गए मेरी बात? सीधी सी बात यह है कि ऐसी पादप प्रजाति जो पहले किसी स्थान पर नहीं उगी या नहीं उगती थी, या जिसको किसी स्थान पर नहीं उगाया जा सकता, ठीक है, उस स्थान पर पादप की प्रजातियों को उगाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? पादप पुरस्थापन। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, ऐसी पादप प्रजातियां, क्या ध्यान सुना यहां पर, जिनको क्या किसी स्थान पर प्रजातियां जिनको किसी स्थान पर नहीं उगाया जा सकता, या तो किसी स्थान पर नहीं उगाया जा सकता या वो पहले उस स्थान पर नहीं पाए जाते, नहीं उगाया जा सकता, या वह प्रजाति
पहले उस स्थान पर नहीं पाई जाती थी, नहीं पाई जाती थी। समझ गए मेरी बात? या तो कि उस स्थान पर नहीं उगाया जा सकता था, या फिर वो उस स्थान पर नहीं पाई जाती थी, ठीक है। और उस स्थान पर किसी पादप की प्रजाति को उगाया जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पादप पुष्प। नहीं पाई जाती थी, उस स्थान पर प्रजाति को उगाने या स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पादप पुष्टापन। क्या बोलते हैं? पादप पुष्टापन कहा जाता है। समझ गए मेरी बात? ठीक है। हमारे पास क्या है? ऐसी कोई पादप प्रजाति जिनको किसी स्थान पर नहीं उगाया जा सकता, ठीक है, था, वह प्रजाति पहले यहाँ पर लगाना या वह प्रजाति पहले उस स्थान पर नहीं पाई जाती थी। उस स्थान पर प्रजाति को उगाने या स्थापित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पादप पुष्टापन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ये हमारे पास क्या था? हमारा तीसरा पॉइंट था। अब हमारे पास का जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है क्या? संकरण। क्या आता है? संकरण। जानते हैं आप सब लोग संकरण क्या होता है? इधर देखो, चौथा पॉइंट है हमारे पास जो है संकरण। देखो दो शब्द होते हैं, एक तो होता है संकर और एक होता है संकरण। क्या होता है? एक तो होता है संकर और एक होता है संकरण। ध्यान सुनना, यहाँ बता रहा हूं क्या होता है। आपने घर आते नाव सुना वाला घर काका ने कि जा रे छोरा शंकर बाजरो लिया, सुना तो नाम? ठीक है ना। शंकर बाजरा को मतलब कहीं चाहे आपने हाईब्रिड बाजरा हो चाहे बीने खेबो करे। इसका मतलब ये होता है कि दो भिन्न गुणों वाली प्रजाति होती है, ठीक है ना, या विपर्यासी लक्षणों वाली प्रजाति को क्या करते हैं? आपस में क्रॉस करवाया जाता है। और क्रॉस करवाने की जो प्रक्रिया होती है वो तो कहलाती है संकरण। और उस क्रॉस कराने से उत्पन्न जो संतति होती है वो क्या कहलाती है? संकर। क्या कहलाती है? संकर। तो दो विपर्यासी लक्षणों को यहां पर लिखेंगे, दो विपरीत या विपर्यासी लक्षणों वाली प्रजाति के मध्य निषेचन या क्रॉस करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है। और क्या करते हैं? उन्नत गुणों वाली करवाया जाता है। और उन्नत गुणों वाली किस्में तैयार की जाती है, किस्में तैयार की जाती है। समझ गए यहाँ पर? यानी हमारे पास क्या है? गेहूं की दो प्रजाति हैं, ठीक है, कल्याण सोना है, सोनालिका है। उन दोनों के मध्य हम क्या करवाते हैं? क्रॉस करवाते हैं।
क्रॉस कराने के पश्चात दोनों के वांछित गुण आ जाते हैं और किस्म कैसी हो जाती है, उन्नत गुण वाली, ठीक है। और उन्नत गुण वाली किस्म तैयार की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे संकरण कहा जाता है। क्या? संकरण कहा जाता है। समझ गए ये बात? अब जो किस्म तैयार होगी उसे हम क्या कहते हैं, संकर। क्या कहते हैं, संकर। यानी जो प्रक्रिया है, दो विपरीत लक्षण वाली प्रजाति, दो विपरीत या विपर्यासी लक्षण वाली प्रजाति के मध्य निषेचन या क्रॉस करवाया जाता है और उन्नत गुणों वाली किस्म तैयार की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, संकरण कहा जाता है। समझ गए? और जो उत्पन्न किस्म होगी उसे हम क्या कहते हैं, संकर किस्म। उत्पन्न किस्म को यहां पर लिख दो, उत्पन्न किस्म को संकर किस्म कहा जाता है। समझ गए? ये हमारे पास क्या थे, 4 पॉइंट थे, ठीक है। अब पांचवा हमारे पास इसका जो पॉइंट आता है वो आता है उत्परिवर्तन। क्या आता है, उत्परिवर्तन। इसको मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स की पीडीएफ पहुंच जाएगी। समस्या हो किसी की तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, ठीक है, कि सर हमें समस्या है, आपको उसका जो भी समाधान होगा यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये चौथा पॉइंट है हमारा। उत्परिवर्तन का नाम सुना होगा, नाम से ही पता है कि किसी जीव की जीन संरचना में अचानक परिवर्तन हो जाता है और अचानक परिवर्तन होने से उत्पन्न संतति अपने जनकों से भिन्न हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन। ये मोस्ट पर्सन है, मैं तुम्हें जो लेसन पढ़ा रहा हूँ 8 नंबर का है, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो 5वां पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, 5वां, वो है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन, ठीक है। उत्परिवर्तन का मतलब देखो मैं यहाँ बता दूं, ध्यान देने की बात है, एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी देख सकते हैं इसको और बायोलॉजी वाले भी। एक म्यूटोन जीन आता है, क्या आता है, म्यूटोन जीन। म्यूटोन जीन में अगर परिवर्तन हो जाता है, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, उत्परिवर्तन। क्या होता है, उत्परिवर्तन। तो म्यूटेन हमारे पास क्या होती है, एक जीन होती है म्यूटोन। समझ गए? इस जीन में यदि परिवर्तन हो जाता है तो उत्पन्न संतति क्या होती है, अपने जनकों से क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है। ये बात सबसे पहले किसने बताई थी पता है, होंगो डीवरीज नाम का वैज्ञानिक था। क्या था, होंगो डीवरीज नाम का। तो यहां बता रहा हूं मैं, होंगो डीवरीज, ये तो था वैज्ञानिक। जीन कौन सी है हमारे पास, म्यूटेशन, म्यूटोन। क्या है, म्यूटोन जीन। समझ गए? अगर इस म्यूटोन जीन की संरचना बदल जाती है या इसकी युग्मक बनते समय या निषेचन क्रिया के समय इसमें परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन किसी भी कारण से हो सकता है, तापमान है, दाब है, रसायन पदार्थ है, ठीक है ना, पराबैंगनी किरणें हैं, जो भी है, भौतिक कारक भी होते हैं, रासायनिक कारक भी होते हैं, सब पढ़ेंगे हम आगे यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी कारक है उसे यदि जीन संरचना में परिवर्तन हो जाएगा तो उत्पन्न संतति क्या होती है, जनकों से भिन्न, तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्परिवर्तन। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ, किसी जीव की जीन संरचना में अचानक
किसी कारक से, अचानक किसी कारक से परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है और उत्पन्न संतति और उत्पन्न संतति अपने जनकों से क्या हो जाती है? भिन्न, अपने जनकों से भिन्न हो जाती है, भिन्न हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। तो उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। समझ गए मेरी बात? सीधी सी बात है, किसी जीव की जीन संरचना, जीन का नाम क्या है? म्यूटोन, ठीक है। जीन संरचना में अचानक परिवर्तन या किसी भी कारण से अचानक परिवर्तन हो जाता है और उत्पन्न संतति अपने जनकों से भिन्न हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। समझ गए? उत्परिवर्तन के बारे में किसने बताया था? होंगो डिवरीज ने बताया था। इसके कारक हैं, आगे हम पढ़ेंगे। एक आता है उत्परिवर्तन जन, जिस कारण से या जिस कारक से किसी जीव की जीन संरचना बदलती है, उस कारक को हम क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन जन। क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन जन, जिसमें रासायनिक कारक भी आते हैं, भौतिक कारक भी आते हैं, पराबैंगनी किरणें, ताप, ठीक है ना, भौगोलिक संरचना, इसे किसी भी कारण से क्या होता है? परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है? अगला हमारा जो छठवां पॉइंट है वो है बहुगुणिता। देखो, ये साइंस का नया पॉइंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना कि परीक्षा में पूछता है कि बहुगुणिता होती है, सुगुणिता होती है, असुगुणिता होती है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम एक एक के बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। लेकिन हमारे पास बहुगुणिता, इसके पार्ट आएंगे तब हम क्या करेंगे? सब पढ़ेंगे। बहुगुणिता का मतलब क्या होता है? ध्यान देखना इधर हमारे पास। मैं यहाँ पर एक प्रश्न पूछ रहा हूँ तुम्हें। ये हमारे पास क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका। मान लेना है किसी भी पादप की कोशिका है या किसी जंतु की कोशिका है। यदि हमारे पास मटर पादप की कोशिका है, किसकी है? मटर पादप की। तो ध्यान रखना, मटर पादप की एक कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 14। कितने होते हैं? 14 गुणसूत्र होते हैं। ये चाहे कायिक कोशिका हो, चाहे ऐसे जनन कोशिका। जनन अंगों को छोड़कर शेष शरीर की या पादप के भागों की जो कोशिका होती है वो क्या कहलाती है? कायिक कोशिका। और जनन अंगों में बनने वाली कोशिका क्या होती है? जनन कोशिका। मैं यहाँ बता दूं, पादपों में हमने पढ़ा था, तो उसमें मैं बताता हूँ तुम्हें कि अंड कोशिका होती है वो तो क्या होती है? मादा युग्मक या मादा जनन कोशिका। और परागकण होता है वो क्या होता है? हमारे पास नर जनन कोशिका, ठीक है। तो ये हमारे पास कोशिका। ध्यान से सुनने की बात है, आप चाहे मानव की कोशिका से समझ सकते हैं। ये लो, मैं यहाँ पर मानव की कोशिका बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। क्या होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। मटर में कितने होते हैं? 14 होते हैं। ये इसमें केंद्रक है, ये इसमें केंद्रक है। अब आपको पता है कि गुणसूत्र हमेशा क्या होते हैं? जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ, मानव में ही यहाँ पर 46 गुणसूत्र हैं, तो इनको हम लिखते हैं क्या? 2n, यानी ये द्विगुणित है। और यहाँ पर हमारे पास ये 14 गुणसूत्र हैं मटर के, ये भी क्या है? द्विगुणित है। समझ गए? तो किसी भी पादप है हमारे पास कोई, उस पादप की जो कायिक कोशिका है, उस कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी भी होती है आपको याद नहीं रखना है, इसमें लगाना है कि गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 2n होती है। समझ गए? यानी द्विगुणित। इस द्विगुणित से हम क्या कर सकते हैं? हम त्रिगुणित
4 गुणित 5 गुणित गुणसूत्र बना लेते हैं। क्या करते हैं, यानी 2 गुणित कोशिका हमारे पास, द्विगुणित कोशिका है 2n, उस 2n से हम 3n 4n 5n बना सकते हैं, या फिर इसमें गुणसूत्रों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। जैसे मानव में हमारे पास है 44, ठीक है, 45 हो गए हमारे पास, ये 46 गुणसूत्र हैं। कितने हैं, 46 हैं, तो 46 प्लस 1 हो गया हमारे पास, ठीक है, 46 माइनस 1 हो गया। तो एक गुणसूत्र बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, 2 गुणसूत्र बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, या द्विगुणित से त्रिगुणित, 4 गुणित 5 गुणित ऐसे गुणसूत्र कोशिका में स्थापित कर सकते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुगुणिता। नाम से पता चल रहा है कि गुणसूत्रों की संख्या को वृद्धि करना या बढ़ाना या घटाना क्या कहलाता है, बहुगुणिता। समझ गए। तो यहां पर मैं बता रहा हूं, पादपों की प्रजाति की कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है। समझ गए, 2n होती है। टू एन से 3n 4n या संख्या में वृद्धि, यानी 2n प्लस 1 हो गई हमारे पास संख्या में वृद्धि, या 2n प्लस 2 हो गई, 2n माइनस 1 हो गई, या 2n माइनस 2 हो गई। ऐसी इधर देखना ध्यान से, यानी हमारे पास 2n है, यानी 46 थे तो दुगने हो गए या दुगने से भी ज्यादा हो गए, या हमारे पास 2n प्लस 1, यानी 46 में क्या कर दो, 1 जोड़ दो, 46 में 2 जोड़ दो, तो कम या ज्यादा हो जाता है, या संख्या में वृद्धि हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, बहुगुणिता कहा जाता है। समझ गए। ये थे, आगे इसके पॉइंट आएंगे, हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं तुम्हें मुख्य बात आ रहा हूँ। अभी ग्रामीण हमारा खुद जो ग्रामीण है वो चलेगा पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक है। अब हमारे पास का जो 7वां पॉइंट है, क्या है, 7वां पॉइंट है, वो है आनुवंशिकी अभियांत्रिकी। क्या है, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी। इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं यहाँ बता, तुम्हें ध्यान से सुनने की बात, हमारे दूसरे लेसन में आएगा। यह आनुवंशिकी अभियांत्रिकी पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी का मतलब होता है हमारे पास कोई सूक्ष्म जीव है, ठीक है, कोई सूक्ष्म जीव है, या बैक्टीरिया है, जीवाणु है, ठीक है, कोई वायरस है, जो भी है, उसको हम क्या करते हैं, उसकी संरचना में कुछ फेर बदल करते हैं, या उसकी जीन संरचना में हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, और परिवर्तन करके उसे क्या, अच्छे उत्पाद बनाते हैं, और उन अच्छे उत्पादों का उपयोग मानव उपयोग में या मानव कल्याण के लिए किया जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी। समझ गए। यानी कोई भी सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म संरचना है, ठीक है, या कोई कवक है, ठीक है, उसकी जीन संरचना में परिवर्तन करके
या उसके अवयवों में परिवर्तन करके या उसके घटकों में परिवर्तन करके हम अच्छे उत्पाद बनाते हैं और उन अच्छे उत्पादों का उपयोग मानव कल्याण में किया जाता है, तो क्या कहलाती है? आनुवंशिकी अभियांत्रिकी। ठीक है, तो यहां पर देखो विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म जीवों, जीवाणु, कवक, आदि की जीन संरचना में परिवर्तन करके अच्छे उत्पाद निर्मित किए जाते हैं और उन उत्पादों का उपयोग किसमें करते हैं? मानव कल्याण में। उपयोग मानव कल्याण में किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकी अभियांत्रिकी। ये हमारे पास क्या था? पादप प्रजनन की जो क्रिया थी उसका पहला पॉइंट था क्या? विविधता का उत्पादन। हम इन 7 कारणों से किसी भी जीव में कैसी भी विभिन्नता उत्पन्न कर सकते हैं। समझ गए? ग्रामीण तकनीकी से कर सकते हैं, जनन द्रव्य में हेर फेर या संग्रहण करके कर सकते हैं, पादप पुरुषस्थापन यानी किसी स्थान पर नए पादप लगाकर कर सकते हैं, संकरण 2 प्रजातियों को आपस में मिलाकर कर सकते हैं, उत्परिवर्तन किसी जीव की जीन संरचना में अचानक परिवर्तन करके कर सकते हैं, बहुगुणिता यानी किसी पादप की काय कोशिका है उसमें गुणसूत्रों की संख्या में फेर बदल करके कम या ज्यादा करके हम क्या कर सकते हैं? विविधता का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और एक आनुवंशिकी अभियांत्रिकी द्वारा क्या कर सकते हैं? किसी भी जीव की जीन संरचना में फेर बदल कर सकते हैं, काट छांट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं? विविधता का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा पॉइंट यही था। किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो बोल सकता है कि सर हमें परेशानी है, आपकी समस्या का यहाँ समाधान किया जाएगा गिरधारी सर के द्वारा। जय हिंद।